वेलकम टू माय चैनल। ये हमारा लूसेंट सामान्य ज्ञान प्राचीन जो इतिहास है और हमारा टॉपिक है अशोक, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं इसमें, जो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी परीक्षाओं के लिए। शुरू करते हैं। अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो जो 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा, राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था और देव्यावदान के अनुसार फिर हमारे इसमें राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल रहा था और मास्किर गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो पूछा जा सकता है कि अशोक का नाम कहाँ पे मिला है, तो कौन से अभिलेख में मिला है, तो मास्किर गुर्जरा। फिर पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन का नाम कहा गया है उसके नाम से। अशोक ने अपने अभिषेक में 8 वर्ष के बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था और इस कलिंग की जो राजधानी तोसली पर उसने अधिकार कर लिया, जो उसने अपनी राजधानी बनाई थी। फिर इसमें आगे है कि जो इसका उल्लेख था, जो 13वें शिलालेख इसमें आगे करेंगे उसमें उल्लेख है। तो प्लिनी का कथन है कि मिर्स का जो राजा था फिलाटफिलस में टोलमी जो सेकंड था, पाटलिपुत्र में डियानिसियस नाम का एक राजदूत भेजा था और अशोक के दरबार पूछा था अशोक के दरबार में कौन सा राजदूत आया था, तो डियानिसियस था। फिर गुप्त नाम जो बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। इसका भिक्षु नाम था, मतलब भिक्षु था उसका बौद्ध धर्म का, तो उसने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली गोसाल ने की थी। तो इसकी किसकी की थी, मखली गोसाल ने की थी। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया 12वें वर्ष और निघाली सागर की एक 20वें वर्ष में लुम्बिनी की याद रखी। अशोक ने आजीविकों को रहने के हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण किया। आजीविकों मतलब होता है कि जिनमें बौद्ध भिक्षु रहते थे, जिनका नाम था कर्ज, चौपाल, सुदामा, विश्व, झोपड़ी। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा भी प्रदान की थी। तो भी पूछा जाता है। अब जो अशोक के जो 7वें लेख में आजीविकों का उल्लेख है, मतलब जो भी उसके स्तंभ है उसके लेख में आजीविकों का लेख है, तथा महामात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उनकी लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। भारत के अभिलेख का जो प्रचलन था सर्वप्रथम अशोक ने ही किया था। फिर इसमें अशोक के शिलालेखों में जोन जोन लिपि का प्रयोग है, ब्राई, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि, इनका प्रयोग किया इसके शिलालेखों में। आगे इसमें पढ़ेंगे। फिर ग्रीक और अरमाइक जो लिपि था इसका अभिलेख अफगानिस्तान से मिलता है। खरोष्टी का जो लिपि का जो अभिलेख हमारा उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान से मिलता है। शेष जो भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिलते हैं। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, जैसे कि उर्दू लिखी जाती है। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है, एक से शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। फिर अशोक के जो शिलालेखों की जो खोज 1750 ईसा पूर्व में प्रादेटी फैंथरल ने की थी और इसकी संख्या कितनी थी, इसकी संख्या थी हमारा 14। अशोक के अभिलेख जो पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप्स को हुई थी। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो पूछा ही जाता है कि सन भी याद करना है और आपको ये भी याद करना है। अब अशोक के प्रमुख शिलालेख देख लेते हैं, उनके वर्णित विषय। सबसे पहला जो शिलालेख है इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। फिर दूसरा अभिलेख में अशोक के मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था के उल्लेख किया गया है। फिर जो तीसरा अभिलेख इंपोर्टेंट है, इसमें राज्य के अधिकारी को यह आदेश दिया गया था कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं और इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का उल्लेख है। तो धार्मिक नियमों का उल्लेख कौन से शिलालेख में, तो तीसरे में याद करना आपको। इस अभिलेख में भैरी कोश की जगह धम्म कोश की घोषणा भी की गई है। फिर इसमें चौथा जो अभिलेख और 5वां अभिलेख है, शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी है। फिर हमारा छठा शिलालेख इसमें आत्मनियंत्रण, वेरी इंपॉर्टेंट है छठा, तीसरा। तो छठा लेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वां जो 8वां अभिलेख में अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है इसमें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 9वां शिलालेख में सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। बाकी 10वां है, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारियों को हमेशा प्रजा के हित में ही सोचे, मतलब जो भी 10वें अभिलेख में कि हमेशा उच्च अधिकारी राजा को प्रजा के हित में ही सोचना जरूरी है। अब इसमें आगे देखते हैं।
ग्यारहवा शिलालेख देख लेते हैं। इसमें धम्म की व्याख्या की है, वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें। और 12वां शिलालेख में स्त्री महामात्र की नियुक्ति के बारे में इसमें अभिलेख है। तो 11वां काफी इंपॉर्टेंट है और 13वां शिलालेख काफी इंपॉर्टेंट है कि विचारों के सम्मान की बात की गई है और इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया है और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात की गई है। इसमें 5 यवन राजाओं के नामों का भी उल्लेख है जहां उसने धम्म प्रचारक भेजे थे, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें 11वां है, 13वां है और इसमें क्या नाम 14, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 14 शिलालेख अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। तो इसमें ये अशोक का जो टॉपिक है काफी लेंथी है, तो उसको बाकी करते हैं हम सेकंड पार्ट में। और यदि आपको ये अच्छी लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसके साथ आपको जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, इतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलते हैं आपको सेकंड पार्ट। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।